Hello and welcome to Shriram IAS. My name is Aman Sharan, and today in our series of UPSC CSE 2025 toppers, I have with me Shiv Narayan Jha, who has acquired all India rank 597. इनके बारे में दो बातें बहुत यूनिक है। पहली तो ये कि उन्होंने हिंदी मीडियम में पेपर दिया है, और दूसरी बात ये कि इनका जो ऑप्शनल है वो मैथिली लिटरेचर है। तो चलिए आज जानते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे किस तरीके से उन्होंने फोर्थ अटेम्प्ट में, और जिसमें कि उन्होंने लास्ट 3 बार से एंटर दे रहे हैं, थर्ड टाइम ही वाज एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, हाउ what changes he brought in his preparation so that he can come in list this time in the coveted list of the most difficult exam of this country. So Shivam, please tell us about what changes you brought this year. इस बार आपने क्या changes लाए अपने प्रिपरेशन में, जिस कारण से आप लिस्ट में आ पाए? सर मैंने कई सारे चेंजेज इस साल किए। पहला तो मेंस के प्रिपरेशन में सर मैंने मेरे जो भी सब्जेक्ट मुझे मार्क्स कम आ रहे थे, मैंने उसमें अलग से कोर्स लिए। मैंने अधिक से अधिक टेस्ट लिखने का प्रयास किया। और दूसरा जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन था सर, उसमें मैंने कई सारे चेंजेस किए। पहला तो जो ग्रुप डिस्कशन का जो पार्ट था, मुझे लग रहा था कहीं न कहीं मुझे और अधिक ध्यान देना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट्स को मैंने और अच्छे से फॉलो किया। उसमें जो भी मुझे लगे कि मेरे लिए रिलेवेंट हैं, मैंने उसको अच्छे से उस पे आंसर्स तैयार किए। और तीसरा सर चेंज इंटरव्यू के प्रिपरेशन में ही मैंने किया। सब साल सूट पहन के जाता था, इस साल मैं जोधपुरी बंद गला पहन के गया, बहुत बढ़िया तो यह भी एक चेंज था। तो सर यह मैंने चेंजेस किए। सर। इंटरव्यू में जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, 208। इट्स वेरी गुड स्कोर। ऑल्दो इस बार काफ़ी बच्चों के 200 के ऊपर नंबर आए हैं, बट स्टिल 208 इज़ अ ग्रेट स्कोर। तो श्रीराम साईएस में जो आपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, यहाँ पे जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपने अटेंड किया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस स्कोर में? प्लीज़ टेल अस। सर मेरे जितने भी मॉक रहे उसमें श्रीराम आईएएस में जो मॉक हुआ था वो वन ऑफ द बेस्ट था, क्योंकि मुझे याद है कि बोर्ड ने इंटरव्यू के बाद मुझे कहा था कि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला मॉक इंटरव्यू रहा था। और जो सलाह दिया गया, वन टू वन डिस्कशन जो हुआ था श्रीराम आईएएस में, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। उसमें कई सारे जो संभावित प्रश्न हो सकते थे उस पर चर्चा की गई थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इंटरव्यू के समय रहा था। ओके। सो मतलब इंटरव्यू जो है उसकी प्रिपरेशन, जैसे लोग कहते हैं ना कि इंटरव्यू प्रिपरेशन एज़ सच इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं होती है, बट स्टिल यू कैन आल्सो प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, बिकॉज़ कहीं न कहीं 200 के ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं, दो 190, 175, जो कि आपने पिछले अपने अटेम्प्ट्स में भी सिक्योर किया है, काफ़ी अच्छे नंबर है वो भी, पर स्टिल 200 के ऊपर इट बिकम्स मेक और ब्रेक। हाँ। क्योंकि जैसा हमने जिस सेशन के पहले जो हमारी बातें हुई, उसमें हमने देखा कि इस साल आपके जो ऑप्शनल के नंबर हैं और इंटरव्यू के नंबर हैं, they played very important role in your selection, isn't it? हाँ। What's your take on that? हाँ सर, ऑप्शनल और इंटरव्यू का जो तैयारी था, मेंस के समय भी मैंने ऑप्शनल पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। पिछले 3 वर्षों में मैंने इतना मैथिली का तैयार शायद संभवतः किसी बार नहीं किया था, जितना मैंने इस वर्ष समय दिया था। मैंने कंटेंट से लेके लिखने पे बहुत ध्यान दिया, और कहीं न कहीं उसका परिणाम मुझे मिला। साथ ही इंटरव्यू की तैयारी में भी मुझे हमेशा से लगता था कि और अधिक प्रयास हो सकते हैं। मैं इंटरव्यू को इस तरीके से कभी नहीं मैंने देखा है कि ये केवल पर्सनैलिटी टेस्ट है और इसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी उसमें समय देना होता है, क्योंकि जो इंटरव्यू में मार्क्स आ रहे हैं वो 2 जीएस पेपर्स के बराबर हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसको मेंस की तरह ही बहुत ही अच्छे से तैयार किया जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफ़ी स्कोरिंग भी है, हाँ सर। अगर आपने प्रिपेयर किया है तो। हाँ सर। क्योंकि जीएस के पेपर में तो जैसे 1, 2, 3, 4 में हाँ। 100 के ऊपर, 120 के ऊपर स्कोर लाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर इंटरव्यू अगर साइड में आप प्रिपेयर करते जा रहे हैं, मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इट हैज़ बीन सीन कि बहुत बहुत ऐड ऑन हो जाता है, बिकॉज़ 275 में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना यूपीएससी में टॉपर के भी 51% नहीं आ पाते हैं। वहाँ पर 275 के पेपर में 200 स्कोर करने पे काफ़ी अच्छा एग्रीगेट जो है वो बूस्ट अप हो जाता है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपके केस में, ऑप्शनल के केस में, आई हैव बीन मेंटरिंग टीचिंग फॉर लास्ट 5-6 इयर्स। आई हैव मेट वेरी फ्यू पीपल जिनका कि कोई लिटरेचर जो है वो सब्जेक्ट रहा हो, और आपके केस में मैथिली लिटरेचर वाज़ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट व्हिच यू चोज़ एज़ ऑप्शनल। तो उसमें आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की? आपकी स्कूलिंग का क्या रोल रहा उसके अंदर? इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैथिली मेरी मदर टंग है, तो बचपन से मुझे बोलने का और मौका मिला। साथ ही क्लास 10th और 12th तक मैथिली मैंने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था। ओके। तो मैथिली का कहीं न कहीं फाउंडेशन पहले से ही बना हुआ था। और दूसरा मेरा जो बीटेक था वो केमिकल इंजीनियरिंग में है, तो वो यूपीएससी के सिलेबस में है नहीं, तो मुझे एक नया ऑप्शनल तो लेना ही था। और मेरे विचार में पहले से ही मैं तय कर रखा था कि मुझे मैथिली साहित्य ही लेनी है। तो सर इसके कई सारे कारण थे। पहला तो सर इसे पढ़ने में कहीं न कहीं ज़्यादा मेरे लिए आसान रहा,
कि मैं अपने कल्चर की, अपने क्षेत्र कंफर्ट है एक। एक कंफर्ट एक प्रकार की है। और दूसरा कि सिलेबस मैथिली का सामान्यतः छोटा है, तो आप तेज़ी से इसे कवर कर सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। और जीएस पढ़ते-पढ़ते जो एक आप बोर हो जाते हो, तो कहीं न कहीं साहित्य की कहानियाँ पढ़िए, कविताएँ पढ़िए, तो कहीं न कहीं मन को काफ़ी आनंदित करती हैं, उल्लासित करती हैं। तो उसका भी एक कहीं न कहीं एक कारक वह भी है। विद्यापति जी की कविताएँ पढ़ने से अच्छा क्या ही हो सकता है हाँ सर, प्रिपेयर वो तो करने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए आपको मार्केट में ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो इस तरह के लिटरेचर के सब्जेक्ट से चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट भी होता है। बट जैसे कि एक बात बोली जाती है ना कि जिस चीज़ का मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं है या यूपीएससी इकोसिस्टम में अवेलेबल नहीं है, उन ऑप्शन की तरफ कम देखना चाहिए। तो इसके नोट्स की तरफ आपका किस तरीके से, आपने कैसे उनको तैयार किया, आपने कहाँ से एक्वायर किया? थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालिए। सर, इसके लिए मैंने सुरेंद्र राउत सर का मार्गदर्शन लिया। ओके। मैंने उनसे कोचिंग ली थी और नोट्स जो मेरे थे, बेसिक नोट्स वहीं से बने थे। इसके अलावा उनका लगातार मार्गदर्शन बना रहा, जो भी मुझे नए किताबें पढ़नी हैं या फिर कुछ नया उसमें जोड़ना है, चाहे वो टेस्ट चेक करके उसमें क्या मुझे अभी सुधार करने हैं, तो उनका लगातार मार्गदर्शन बना रहा। और साथ ही जो जो मेरा रूममेट है, उसका भी मैथिली ऑप्शनल था, तो वो भी लिखता है मेंस, तो कहीं न कहीं हम दोनों आपस में काफ़ी डिस्कस किया करते थे। तो इससे भी एक कहीं न कहीं मुझे हेल्प मिली। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि यूजुअली लिटरेचर के जो एस्पिरेंट्स होते हैं कम मिलते हैं। हाँ, आपको अपने पीयर में अगर ऐसे लोग मिल जा रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक जीएस का सवाल है, जैसा कि हमारी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि जीएस में स्कोर थोड़ा-सा कम रह रहा है। तो उसके क्या रीज़न्स आपको लग रहे हैं? अभी पिछले 2-3 अटेम्प्ट से वो क्या महसूस हुआ उसमें, क्या रीज़न हो सकते हैं उसके? सर, जो 2023 में मैंने मेंस लिखा था, पहला मेंस, तो उसमें मेरे जीएस में लगभग 327 नंबर थे। ओके। वो तो बहुत ही कम नंबर बहुत थे। और मेरा सिलेक्शन उस साल रुकने का बड़ा वजह जीएस में मेरे खराब प्रदर्शन था। सर, उसके बाद मैंने काफ़ी सुधार किए। मेरे पास कोई नोट्स नहीं था जीएस के। मुझे लगता है एक बड़ी कमी थी कि जीएस में चारों विषयों के जिस प्रकार से ऑप्शनल में मेरे पास नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स, जिसको मैं तेज़ी से 3 महीने के दौरान प्रीलिम्स और मेंस के बीच में रिवाइज़ कर सकूँ, परीक्षा से पहले रिवाइज़ कर सकूँ, तो उसका अभाव था। तो मैंने उस पे काम किया, तो लगभग 45 नंबर मेरे दोनों अटेम्प्ट में बढ़े हैं। लेकिन सर, मुझे लगता है कि अभी भी सुधार की जो संभावना है, सर मुझे लगता है कि मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स मुझे और बढ़ाने चाहिए। कंटेंट पे और कहीं न कहीं काम करना पड़ेगा और स्पीड पे भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि और थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये कि नोट मेकिंग जो है, उसने आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हाँ, और नोट मेकिंग के थ्रू आपने अपने नंबर बढ़ाए हैं। हाँ सर। तो ये नोट मेकिंग पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि क्या होता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी वॉल्यूमिनस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, उसका कोई कहीं छोर नहीं है और छोर में कमी है थोड़ा। तो इस तरह के जो नोट्स है ये आपने कैसे बनाए, एकदम थोड़ा बेसिक से बताइए ताकि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उस बात को समझ पाए। सर, मैंने अलग-अलग जीएस के पेपर्स में अलग-अलग अप्रोच अपनाया। जैसे जीएस 2 के लिए सर मैंने शून्य आईएएस का जो बुक है, सर मैंने उसको फ़ॉलो किया। उससे मैंने बेसिक नोट्स तैयार कर लिए और जो भी सर करंट के मंथली मैगज़ीन आते हैं, मैं उससे मेंस के नोट्स को अपडेट करते गया। और जो भी मेंस के आपको नोट्स बनाने हैं, चूँकि मेंस का जो सिलेबस है सर बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। तो आप ऐसे सिलेबस वाइज़ ही नोट्स बनाते जाइए। जैसे गवर्नेंस के जितने भी टॉपिक हैं, उसमें आप सिलेबस वाइज़ बनाते जाइए। आपको यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, वो भी सिलेबस के हिसाब से ही पूछता है, अलग से नहीं प्रश्न पूछता है मेंस में। तो सिलेबस के हिसाब से मैंने नोट्स बनाए। नोट्स को बार-बार आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा उसे अपडेट करने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि लगातार समय बढ़ते जाता है, तो उसे करंट अफ़ेयर्स उसमें अपडेट करना होता है, तो उसे भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि नोट्स बहुत बल्की नहीं हो, यदि बहुत बल्की हो जाते हैं, तो आप प्रीलिम्स और मेंस के उसमें उसका रिवीजन नहीं हो पाए। रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो उसका फिर कोई फ़ायदा कोई नहीं, मत फिर वो रखा ही रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि नोट्स बनाते समय इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेंस सिलेबस में जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, हुँ। उन कीवर्ड्स को पकड़-पकड़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत है। हाँ सर। और अगर वो पकड़ा जाए, तो ओर-छोर वाला जो इश्यू है यूपीएससी सिलेबस का, वो नहीं बच्चा फेस करेगा। तो इट्स समथिंग व्हिच अ स्टूडेंट शुड वर्क आउट। हाँ सर। और आपका क्या मानना है कि जैसे फाउंडेशन कोर्सेज़ आपने ऑफ कोर्स किया है कि नहीं किया है अपने फाउंडेशन कोर्स? मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया कंप्लीट सर। नहीं कर पाए थे। बट क्या फाउंडेशन कोर्स का क्या रोल रहता है यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में? फाउंडेशन कोर्स और खासकर उन बच्चों का जिनका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का नहीं है, जैसे आपका नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग, आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग है। हाँ सर। तो ऐसे केसेस में फाउंडेशन कोर्स का क्या रोल रहता है? सर, मुझे लगता है कि फाउंडेशन कोर्स का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी, तो आप तो कभी पढ़ते नहीं हो। क्लास 10th की जो इकोनॉमी है, वो उतना ज़्यादा कहीं न कहीं यूपीएससी के हिसाब से है नहीं। हुँ। उसके बाद एक लंबा गैप हो जाता है। तो उस तरह के सब्जेक्ट जिसमें टेक्निकल कहीं न कहीं ज़्यादा है, तो उसको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है जब खुद से पढ़ते हो तो।
फाउंडेशन कोर्स का उसमें इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा सर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट जिसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कॉन्सेप्ट हैं जिसको जो समझने में एक टीचर सेमी के टेक्निकल है वो सब। हाँ, तो उस टीचर का एक इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे हो बिल्कुल। जाता है, तो मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली जो मैंने यहाँ कोर्स पर ऑफलाइन, ऑनलाइन इसमें क्या टेक है आपका कि सर मैंने व्हाट अ स्टूडेंट शुड गो फॉर? सर मैंने ऑफलाइन भी क्लासेस किए अच्छा, और मैंने साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट जैसे कोर्सेज़ का ऑनलाइन भी किया। ऑनलाइन भी किया है। तो सर मुझे लगता है कि ऑनलाइन में हालाँकि एक दिक्कत तो आती है कि खुद पे आपको ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है। जी। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सिर्फ़ आप पढ़ाई से जुड़े हुए चीज़ों को ही देख रहे हैं इंटरनेट पे क्योंकि कई काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन भी है। ये आप इंस्टाग्राम खोलो और रील्स ही 3 घंटे तक चला रहे हो। स्क्रॉल करने लग गए। हाँ, तो कहीं न कहीं इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऑफलाइन में कहीं न कहीं क्लास में आप बैठे रहते हो और क्लास का एक माहौल होता है, तो उसका एक फ़ायदा तो होता है। क्लासरूम एक्सपीरियंस के अपने फ़ायदे हैं। हाँ सर, उसका बिल्कुल। अवश्य फ़ायदा है। तो मतलब आप कहीं न कहीं मानते हैं कि दोनों में ही फ़ायदे हैं, हाँ सर, लेकिन बस ये सेल्फ डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो कि ऑनलाइन में आपको आपको ऑनलाइन ज़रूर में हेल्प कर सकता है। हाँ सर, बाकी वैसे फाउंडेशन ऑफलाइन जो है, वो थोड़ा कन्वेंशनल भी रहता है और क्लासरूम एक्सपीरियंस भी रहता है। हाँ सर। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इंटरव्यू में तो आप लगातार कर रहे थे और मेंस में आपने ये देखा। अभी फ़िलहाल भी आपका जो मेंस में स्कोर दिख रहा है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। हाँ सर। तो अब आप आने वाले टाइम में उसमें क्या चेंजेज़ लेकर आएँगे, ताकि आपका स्कोर और बढ़ जाए? मैंने इसके लिए जो जिनका अच्छा रहा है जीएस में और हुँ, एसए में, मैंने उनसे भी बात की है। मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स कहीं न कहीं बढ़ाने होंगे और दूसरा कि कहीं न कहीं स्पीड पे भी थोड़ा-सा और अधिक काम करना होगा। कंटेंट को कहीं न कहीं और अपडेट करने की ज़रूरत है। तो सर मुझे लगता है कि इससे कुछ सुधार अवश्य होने चाहिए। तो ये जो स्पीड की बात आप कह रहे हैं, इस बार जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी कि एस्से के पेपर में 11 पेजेज़ की जगह 15 पेजेज़ दे दिए गए थे। हाँ सर। इस तरह के जो चेंजेज़ हैं, इनको कैसे हैंडल करे एक स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम? एस्से में जो इस बार नंबर ऑफ पेजेज़ बढ़ाए गए तो उसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैंने भी एस्से में कहीं न कहीं ये गलती की कि जितने पेज दिए गए थे मैंने उतने पेज लिख दिए। उसके कारण कहीं न कहीं जो एस्से की क्वालिटी थी वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो मुझे लगता है कि उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि वर्ड्स लिमिट तो वही है। आपको 1000 से 1200 शब्द में ही लिखने हैं। तो उसको वो तो 12 पेज में लगभग 11-12 पेज में हो जाएगा। तो वो जो 3 पेज एक्स्ट्रा लिखा गया मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं इस बार नुकसान कर गया। तो इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कि पेज भले ही एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, लेकिन हमें जो वर्ड्स लिमिट है, उसको हमें फ़ॉलो करना है। फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो भी प्लान ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे स्टिक करने की हाँ सर। ज़रूरत है। यूपीएससी इस तरह के बाउंसर डालेगा, हाँ, लेकिन आपको उसको परेशान नहीं होना है उसको बेसिकली। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें जैसे आगे आप आगे चल के बढ़ेंगे जब आप, जैसे हमने इंटरव्यू की बात कर ली, हमने मेंस की बात कर ली। अभी कुछ ही दिनों में प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं उसके अंदर। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? और ख़ासकर इसमें मैं आपसे सीसैट के बारे में जानना चाहूँगा, बिकॉज़ सीसैट आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ख़ासकर जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि सीसैट जो है, इट हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर देम। नहीं निकल पाता है, कॉम्प्रिहेंशन भी लेंदी आने लग गए हैं। जहाँ तक मैथ्स का सवाल है, काफ़ी सारे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, उनका तो मैथ्स हमेशा से ही दिक्कत रहता है। तो इन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया? मैं समझ सकता हूँ कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो मैथ्स तो अच्छी रही होगी, आपने जेईई की तैयारी भी की होगी और फिर आपका कॉलेज ही बड़ा अच्छा रहा है। तो मैथ्स आपकी ठीक रही होगी, बट जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, जिसमें लंबे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, उनको आपने कैसे हैंडल किया? सर मैंने भले ही मेरा बैकग्राउंड बीटेक और ये रहा है, लेकिन मैंने फिर भी सीसेट को कभी इग्नोर नहीं किया। मैं लगातार प्रैक्टिस प्रीलिम से 2 महीना पहले से डेली प्रैक्टिस मैं करता था और केवल मैंने यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी को मैंने अपना आधार बनाया सीसेट के प्रिपरेशन के लिए। और सर सीसेट के लिए मैंने और यह किया कि जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आप उसे गूगल पे, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए। वो कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। कई सारे ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं फ्री में। तो उससे क्या होता है आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है, वो समझ आ जाती है। तो फिर से यदि क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप उसे बना सकते हो। और सर कॉम्प्रिहेंशन के भी अलग-अलग टाइप पूछे जा रहे हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में मैं एक चीज़ करता था कि मैं पहले ही क्वेश्चन को पढ़ लेता था। तो उससे कहीं न कहीं टाइम की बचत हो जाती थी। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर पैसेज को पढ़िए। तो उससे क्या होगा जो आप क्वेश्चन पूछा वो अभी आपके ये दिमाग तो में रख गोल्डन रूल है कॉम्प्रिहेंशन हाँ सर। करने का, बिल्कुल सही। तो कॉम्प्रिहेंशन में मैं ये करता था। दूसरा सर मैथ्स और रीजनिंग में भी सर कहीं न कहीं 25 से 30 ईज़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। बात कई बार बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तब तक टाइम खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो चूज़ करने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये ईज़ी है। यदि एग्ज़ाम हॉल में यदि ये करने में सफल रहते हैं, तो सर सीसेट पार करने में विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके। और जहाँ तक जीएस का सवाल है, उसमें किस तरीके से आपने हैंडल किया? बिकॉज़ आपका प्री लगातार 4 बार से निकला है, जब भी आपने दिया है प्री, तो प्री कभी इश्यू नहीं रहा है आपके लिए। तो कैसे आप प्री को अप्रोच करते थे प्रीलिम्स एग्ज़ाम को?
सर मैं प्रीलिम्स के लिए मेरा सबसे बड़ा अप्रोच यह था कि मैं जो अपने कंटेंट है प्री प्री के लिए मैं उसको काफ़ी ज़्यादा लिमिट करने का कोशिश करता था। और इसके लिए मैं सर प्रीवियस और क्वेश्चन को आधार बनाता था। मैंने रिसोर्सेज की एक लिस्ट बना रखी थी, मुझे प्रीलिम्स के लिए यही फॉलो करने हैं और लगातार 3 बार से मेरा निकल रहा था, तो मुझे एक विश्वास भी था कि मैं ये फॉलो करूँगा तो मेरा प्रीलिम्स में अच्छा रहेगा। और दूसरा प्रीवियस और क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से देखने की ज़रूरत है। यूपीएससी का जो प्रश्न पूछने का अंदाज़ है वो क्या है? वो कितने हद तक जाता है प्रश्न पूछने के लिए? क्योंकि आप किसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो, वास्तव में यूपीएससी उससे प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है, तो आपका समय भी व्यर्थ जा रहा है बिल्कुल सही। और कहीं न कहीं वो उसका कोई हाँ, उपयोग भी मतलब नहीं हो पाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिसर्च करने तो आए नहीं है कोई आप। आया नहीं है। जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसी को फ़ोकस हाँ करना सर, चाहिए। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स में ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हुँ, जो अभ्यर्थियों के बीच, कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। करंट अफ़ेयर्स में भी बहुत ही ज़्यादा गहराई तक वो चले जाते हैं, जबकि यूपीएससी में उतना पूछा नहीं जाता है। तो कहीं न कहीं यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है, ताकि हम समझ सकें कि मुझे कहाँ तक पढ़ना है और जो भी पढ़ रहे हैं, उसको कई बार रिवाइज़ करें, ताकि यदि जो बेसिक बुक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि यदि आप लक्ष्मीकांत के प्रश्न गलत कर रहे हो, चाहे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के प्रश्न गलत कर रहे हो, तो फिर आप प्रीलिम्स से कहीं न कहीं बाहर हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सही बात है, जो सोर्सेज़ सबको पता है और जो कॉमन सोर्सेज़ हैं, हाँ सर। उनमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। पर इस पर मैं ऐसा सवाल पूछूँगा आपसे कि किन स्टैंडर्ड सोर्सेज़ को आपने फ़ॉलो किया? कौन-सी किताबें आपने पढ़ी इसके लिए? ठीक है, नोट्स आपने बनाए होंगे, बट किताबें कौन-सी रेफ़र की आपने इस एग्ज़ाम के लिए? सर मैंने लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी के लिए मैं रेफ़र किया। उसके अलावा एनसीईआरटी मैंने पॉलिटी के लिए भी 12th की जो एनसीईआरटी है, 2 एनसीईआरटी उसको मैंने फ़ॉलो किया और ज्योग्राफी के लिए भी मैंने एनसीईआरटी को ही फ़ॉलो किया। इसके अलावा क्लास नोट्स जो थे उसको भी मैंने फ़ॉलो किया और इसके अलावा जो मंथली मैगज़ीन है करंट अफ़ेयर्स मैं उसी से फ़ॉलो करता था। तो और इसके अलावा सर मैंने लूसेंट को फ़ॉलो किया आर्ट एंड कल्चर और मेडिएवल के लिए। ओके, तो मुझे लगता है कि उसमें एनसीईआरटी के शुरू के 40 पेज में उसके एनसीईआरटी का पूरा फैक्ट्स एक साथ दिया हुआ है, तो आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी मतलब आपकी फाउंडेशन रहा जिस पर कि आपने ये पूरा तैयारी को रखा। तो एनसीईआरटी कई लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत बेसिक हो जाती है, एनसीईआरटी से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है और आप एनसीईआरटी की जगह जो आगे फर्दर रेफ़रेंस बुक्स हैं उन्हें फ़ॉलो करो। तो उस पर आपका क्या टेक है कि एनसीईआरटी की जगह सीधे रेफ़रेंस बुक पे जाना, एनसीईआरटी पढ़ के रेफ़रेंस बुक पे जाना या फिर केवल रेफ़रेंस बुक फ़ॉलो करना, इसमें से कौन-सा तरीका ज़्यादा सही है? मुझे लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ के आप रेफ़रेंस बुक पे जाइए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपका फाउंडेशन काफ़ी अच्छा फिर बन जाता है। दूसरा कई सारे सब्जेक्ट में तो एनसीईआरटी का कोई उत्तर नहीं है, विशेषकर ज्योग्राफ़ी में और पॉलिटी के लिए जो 2 एनसीईआरटी हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें तो एनसीईआरटी को ही फ़ॉलो करना होगा। लेकिन इकोनॉमी में जैसे एनसीईआरटी कहीं न कहीं उतना हेल्पफुल नहीं है, नहीं होता है। तो उसके लिए तो आपको बहुत ही बेसिक हो जाता है हाँ, बहुत ही बेसिक और इतने ग्राफ्स बने रहते हैं कि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको खासकर दिक्कत होती है। तो उस केस में हम ले सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है एंड देन वन शुड गो फॉर रेफरेंस बुक्स। बिल्कुल सही बात है। आपने जैसे इस तैयारी में आपका 4th अटेम्प्ट था जैसे कि, तो 4th अटेम्प्ट में लगातार आपने इसमें पीछे 2 अटेम्प्ट्स में, इसके पीछे 2 अटेम्प्ट्स में आपने इंटरव्यू दिया। तो जो स्ट्रेस होता है बेसिकली और नहीं निकल पाने के कारण जो पूरी तरीके का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, उसको आपने कैसे हैंडल किया पिछले 2 सालों में, 3 सालों में या 4 साल? सर प्रेशर तो बन ही जाता है, हाँ, हाँ। विशेषकर जब आप इंटरव्यू तक जा रहे हो और लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो काफ़ी कठिन समय हो जाता है। तो सर मैं इसके लिए तो काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे आस-पास का जो सपोर्ट सिस्टम था, हुँ, वो बहुत ही मजबूत था और कहीं न कहीं जब मेरा काफ़ी कठिन समय रहता था, वो लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ खड़े होते थे। मेरा छोटा भाई शुभम, उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मेरे साथ रहा, पूरी जर्नी के दौरान। मेरे माँ-पापा की तरफ से कोई प्रेशर मेरे पे नहीं था कि आपको जी। एग्ज़ाम तुरंत निकालना है, इस तरह के एग्ज़ाम की चर्चा ज़्यादातर मेरे साथ नहीं करते थे। इसके अलावा मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त हैं जिनका हर संभव सपोर्ट उन्होंने मुझे किया। तो ये सपोर्ट सिस्टम मेरे आस-पास काफ़ी अच्छा था, जो ओके। कि इस समय में मेरी इन कठिन समयों में मेरी काफ़ी हेल्प करता था। और आपके कुछ ऐसे इंटरेस्ट्स जो इस टाइम पे आपने परस्यू किए ताकि थोड़ा-सा स्ट्रेस बस्टिंग हो पाए, ऐसी कोई हॉबीज़ जिन्होंने हेल्प की है आपकी इस जर्नी के दौरान, तो वो कौन-सी ऐसी हॉबीज़ हैं? सर मैं सिटकॉम देखना पसंद करता हूँ, ओके। तो हाँ, कौन-सा सिटकॉम आपको पसंद है? सर द ऑफिस है, अच्छा, इसके अलावा नाइस। सर एफआईआर है, जो कि ओके, हिंदी में काफ़ी बहुत अच्छी है। अच्छा, मज़े से। तो मैं वो लगातार देखा करता था कि शाम को आधा घंटा ही देखूँ तो मुझे कुछ हँसी आए तो कहीं न कहीं माइंड ज़्यादा फ्रेश रहता है। इसके अलावा मैं मैथिली में शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, ये बहुत मेरी हॉबी है। तो ये भी मैं मेंस के बाद विशेषकर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो ये संभव नहीं हो पाता था। लेकिन मेंस के बाद मैं समय निकाल के कुछ लिखने का अवश्य प्रयास करता था।
और घर पे बात करना, दोस्तों से बात करना, और उसमें कहीं न कहीं यूपीएससी की चर्चा नहीं करना, तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है। हाँ, तो शिवम जैसे कि आपके डैप में मैंने देखा कि आपने अपनी हॉबीज़ में मधुबनी पेंटिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो मधुबनी पेंटिंग में किस तरीके से आपने क्या आपने उसमें क्या किस तरह का इंटरेस्ट है और किस तरीके से उस इंटरेस्ट से आपने यूपीएससी को जोड़ा है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर मधुबनी पेंटिंग के लिए मुख्य रूप से तो मैं इंटरव्यू के समय ही समय निकाल पाता था। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा जो भी यूट्यूब से जो भी मैंने सीखा है, घर में जो देखा है उससे जो मैंने सीखा है, तो मैं बनाने का प्रयास करता था। इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानने, समझने, अलग-अलग जो उसकी शैली है उसके बारे में जानने, तो उसके संपूर्ण इतिहास को जानने, हमारे कल्चर से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से कमर्शियलाइज़ेशन का लेवल बढ़ा है, उससे किस प्रकार से हेल्प हो रही है, इसमें भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा, तो यह भी काफ़ी हेल्प करता था। चलिए बढ़िया लगा जानकारी है क्योंकि यूजुअली लोग अपने रीजन के जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो उनको कहीं न कहीं छोड़ते चले जाते हैं जब आगे बढ़ते हैं लाइफ में, बट आपने उनको कैरी किया है, ये जान के बड़ी खुशी हुई। तो जैसा कि हमने देखा अभी अ, शिवम के केस में किस तरीके से उन्होंने अपने मिट्टी से जुड़े हुए और साथ ही साथ अपनी लैंग्वेज को अपने यूपीएससी एग्ज़ाम में यूज़ करते हुए अपने इस अटेम्प्ट को उन्होंने लिस्ट में आने तक इस जर्नी को इन्होंने कंप्लीट किया। एंड आई होप कि इन कमिंग टाइम्स आल्सो यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम विद द रैंक व्हिच यू एक्चुअली वांट बिकॉज़ यू वांट टू बी आईएएस ऑफिसर। तो आप वो बने और फर्दर रैंक आपकी इम्प्रूव हो। थैंक यू। ये और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस पॉडकास्ट में प्लीज़ टेल अस? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगता है कि जो इस एग्ज़ाम की तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए कहीं न कहीं इससे कुछ न कुछ सीखने को मौका मिलेगा। चाहे मेरी इतनी सारी जो गलतियाँ रही हैं 3 साल में, उससे सीखने का मौका, या फिर कुछ मैंने अच्छा जो किया है उससे भी सीखने का मौका, तो मुझे लगता है कि ये मददगार साबित होगा। ओके शिवम, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।